हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। तो वेलकम बैक टू रिवीजन ऑफ अनदर चैप्टर थ्रू बायोलॉजी चीट शीट सीरीज। आज जो चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे बेटा, दैट इज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। इसके बाद हमारा बस न्यूरल रह जाएगा। जिनको नहीं पता उनको मैं क्विकली बता दूं, हमारी एक बायोलॉजी चीट शीट सीरीज चल रही है बेटा, जिसमें हम बायोलॉजी एनसीईआरटी रिवाइज करते हैं लाइन टू लाइन, लेकिन क्वेश्चंस की फॉर्म में। हमारा अप्रोच बेटर होता है, हमें एक एक लाइन रिवाइज हो जाती है, हमें अपनी गलतियां पकड़ में आ जाती है और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाता है। तो एकदम फायदेमंद और बहुत बेनिफिशियल लेक्चर ये वाला भी होने वाला है, जिसमें हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वंस एंड फॉर ऑल डन कर लेंगे। ठीक है, तो तैयार हो आप लोग मेरे साथ। आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आंसर देने हैं, करेक्ट आंसर देने हैं और गलतियां मिस्टेक नोटबुक में जरूर लिखनी है। शुरू करें। पहला क्वेश्चन देखें, क्या कह रहे हैं पहला क्वेश्चन हमें। द ऑर्गन सिस्टम दैट हेल्प्स रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज थ्रू सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इज। कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है हार्मोन्स के सिक्रीशन से? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स इंटरैक्ट टू कोऑर्डिनेट द फंक्शंस ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम्स एंड हेल्प टू मेंटेन। नर्वस और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेट कर कर इंटरैक्ट कर कर कोऑर्डिनेट करते हैं अपने फंक्शंस को, क्या मेंटेन करने के लिए? आपकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। रिस्पॉन्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम आर डैश एंड डैश देन रिस्पॉन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। आप एक बेसिक डिफरेंस पढ़ते हो नर्वस और एंडोक्राइन के बारे में इस चैप्टर में। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स क्विक नहीं है, रैपिड नहीं है, तो रैपिड वाले ऑप्शन कट कर दो, थोड़ा स्लो है। स्लो जरूर है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है ना। तो आंसर क्या होगा? सी। जहां आपके नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स क्विक लेकिन ब्रीफ टाइम के लिए होता है, वहीं आपके एंडोक्राइन का रिस्पॉन्स स्लो लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम? आपको डिफरेंस बताना है। एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी सेल, सही बात है। आपने स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में देखा होगा बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम की जब हम बात कर रहे थे तो यही बोल रहे थे कि नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स है दे कैन नॉट इनर्वेट ऑल दी बॉडी सेल्स, है ना। इसीलिए एंडोक्राइन सिस्टम हर जगह पहुंच रहा है। तो एंडोक्राइन सिस्टम हर बॉडी सेल को रेगुलेट करे। नर्व फाइबर इनोवेट ऑल बॉडी सेल टाइप्स, ऐसा नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। एंडोक्राइन सिस्टम स्पेसिफिक मसल पे काम करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नर्वस सिस्टम का इन्फ्लुएंस ब्रॉडर नहीं है, बहुत स्पेसिफिक होता है, ब्रॉडर नहीं होता। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? ए। आंसर हमारे पास क्या आएगा? ए। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर फाइव। बोथ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हॉर्मोन्स। अच्छा, अब आपको कुछ ऐसा बताना है जो कॉमन है न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में भी, जो न्यूरल सिग्नल आगे लेके जाएगा, और हॉर्मोन्स के बारे में। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट। ओके, दोनों का स्लो रिस्पॉन्स होगा? नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर का क्विक होगा। दे बाइंड टू रिसेप्टर ऑन और इन देयर टारगेट सेल, है ना। रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, चाहे सेल के ऊपर चाहे सेल के अंदर एक रिसेप्टर होगा। न्यूरोट्रांसमीटर का भी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर एक रिसेप्टर होता है, बिल्कुल सही बात है। दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दोनों फ्लूइड से ट्रांसफर नहीं होते, सिर्फ हॉर्मोन्स होता है, तो ये गलत आ जाएगा। दोनों का रैपिड रिस्पॉन्स नहीं होता, सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर का होता है। तो आंसर आपके पास बी होगा। ये इकलौती चीज है जो न्यूरल सिग्नल पर भी लग जाएगी और हॉर्मोन्स पर भी लग जाएगी कि वो आगे जाकर रिसेप्टर पर बाइंड करता है। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर सिक्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अच्छा। एक्सोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड, गलत बात है, एक्सोक्राइन के पास तो डक्ट्स होती हैं। स्वेट ग्लैंड्स एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड, गलत बात है, दोनों एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनके पास डक्ट होती है। दोनों ही स्टेटमेंट एकदम गलत हैं, दोनों ही स्टेटमेंट एकदम गलत है। आंसर होगा सी। आंसर होगा सी, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड टाइप इज करेक्टली मैच्ड विद दिस एग्जांपल? ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड एक्सोक्राइन नहीं है, एंडोक्राइन है, हॉर्मोन्स बनाता है। प्लेसेंटा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, नहीं, एंडोक्राइन है, हार्मोन बनाएगा जब बनाएगा, जब भी बनाएगा। पैनक्रियाज एंडोक्राइन ओनली नहीं, ये आपका कंपोजिट ग्लैंड है, एंडोक्राइन फंक्शन भी है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी है। थायराइड हमारे पास एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन बनाता है ना। तो आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हार्मोन इज करेक्ट? फिर से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, ये बिल्कुल डेफिनेशन आ गई आपके पास हार्मोन की। ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, बिल्कुल। ये दो सेल्स के बीच में मैसेंजर है, इंटरसेल्युलर मैसेंजर है, जी हाँ। दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स, छोटू अमाउंट्स में, जी हाँ। दे मे बी प्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स, प्रोटीन इन नेचर हो सकते हैं, स्टेरॉइड इन नेचर हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, बिल्कुल ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, बिल्कुल ग्लाइकोप्रोटीन्स ये हो सकते हैं, है ना। और क्या आ रहा है आपके पास? बायोजेनिक माइंस। बेटा ये बायोजेनिक अमाइंस है ना, ये अमाइंस है, अमाइंस आपके पास आता है।
अमाइंस आपके पास आता है, जैसे डोपामीन हार्मोन है ना, तो वो अमाइन है, तो अमाइंस भी हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं, प्रोटीन भी है, स्टेरॉइड भी है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सारे ही स्टेटमेंट आपके हार्मोन्स के बारे में करेक्ट है। आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 9, एक असर्शन रीजन दे रखा है, प्रैक्टिस कर लो असर्शन रीजन यहाँ पे। नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस अ डीलेड रिस्पॉन्स दैट लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। नर्वस सिस्टम डीले रिस्पॉन्स नहीं क्विक रिस्पॉन्स देता है। असर्शन गलत हो गया, असर्शन गलत होते ही ना आंसर मिल गया, रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है, डी हो जाएगा। असर्शन इज फॉल्स ऐसा हमें एक ही ऑप्शन में मिलता है ना। यहाँ लिखा है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। जनरली जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें मिलता है असर्शन रीजन दोनों फॉल्स है, ये मिलता है जनरली आपको। फिर भी आप रीजन रीड कर लो। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये गलत है। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, तो यहाँ एक्चुअली फॉल्स ही आना चाहिए था और आंसर डी होगा, दोनों गलत है। असर्शन रीजन दोनों गलत है, आंसर डी होना चाहिए था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत पूछा है हमसे। हार्मोन प्रोड्यूस केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, जी हाँ ठीक है। हॉर्मोन्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आर ऑर्गन, सही बात है, ग्रोथ हार्मोन से अलग अलग रेगुलेशन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। बिसाइड्स हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैराथायराइड, थाइमस एटसेट्रा, जीआईटी, हार्ट, किडनी, ये सब हार्मोन्स बनाते हैं, ये सब हार्मोन्स बनाते हैं। हार्मोन्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन लाइक बायोकैटलिस्ट, एंजाइम्स की तरह कि आप हार्मोन्स को बार बार यूज कर सकते हो, नहीं। एक बार हार्मोन रिलीज हुआ, टारगेट पे जाएगा, रिसेप्टर पे बैठेगा, अपना काम करेगा, खत्म, आप उसे रीयूज नहीं कर सकते, दोबारा बनाना पड़ता है। एक सिर्फ आपका थायराइड हार्मोन है जिसको आप 3 मंथ तक स्टोर कर सकते हो, वरना कभी इन्हें रीयूज नहीं कर सकते, तो आंसर होगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन that is present below the thalamus, thalamus के नीचे कौन है, हाइपोथैलेमस है, and it serve as the main link between the nervous and endocrine system, क्यों, क्योंकि आपके हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली एक स्टोक, एक इन्फेंटिबुलम से आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी जुड़ी हुई है। तो कौन से ऑर्गन की बात हो रही है, हाइपोथैलेमस की बात हो रही है, थैलेमस के जस्ट नीचे है, और ये लिंक है नर्वस और एंडोक्राइन के बीच में, हाइपोथैलेमस, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको फॉलोइंग इवेंट्स दिख रहे हैं, इनको आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना है, सीक्वेंस इनकी करेक्ट करनी है। Production of regulatory hormones from neurosecretory cells. Hormones are secreted into the portal system. Hormones move down the axons to the axon ending. सबसे पहले तो ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल है, जिन्हें आप न्यूक्लियस बोलते हो, ये हार्मोन्स बनाएंगे, तो सबसे पहले होगा ए, ये हार्मोन बनाएंगे, तो फिर एक्सोन की मदद से एक्सोन एंडिंग तक वो हार्मोन चल कर आएगा। हार्मोन बनेगा कहाँ, न्यूक्लियस साइटोन में, एक्सोन की मदद से वो आगे आएगा सी। वहां पर आने के बाद उसको पोर्टल सिस्टम ब्लड में भेजा जाएगा, जहां से वो इंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, बी। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, बी, ए सी बी, ए से सी से बी। समझ में आया, आंसर क्या होगा बेटा, बी होगा, है ना। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 14, द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, आपको पता है आपके हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई जो अभी आपने देखा न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, वो हार्मोन्स बनाते हैं। दे रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, जी हाँ, they regulate the functions of posterior pituitary, they regulate the functions of both anterior and posterior pituitary, they inhibit the secretion of posterior pituitary, डी तो गलत हो जाएगा। बेटा देखो, न्यूक्लियस में जो हार्मोन बनते हैं वो हार्मोन डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के तो हार्मोन ही हाइपोथैलेमस बनाता है, लेकिन किसके फंक्शंस को वो रेगुलेट कर सकता है, तो आई थिंक प्रेफर यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी करना चाहिए। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को ही रेगुलेट करता है कि कौन कितना रिलीज होगा, बट फंक्शंस तो दोनों के ही कहीं ना कहीं रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन तो एक खुद ही बना रहा है, तो बोथ कर देते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, इट रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बोथ जाएगा, बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, अगेन एनसीईआरटी की लाइन रीड करोगे तो पहले उन्होंने रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी लिखा हुआ है, क्योंकि कितना हार्मोन रिलीज करना है ना, इनहिबिट करना है हार्मोन के रिलीज को या फिर इंक्रीज करना है हार्मोन के रिलीज को, तो वो उसके फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है। पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के फंक्शंस को भी यही रेगुलेट करता है, क्योंकि ये हार्मोन बना के देता है, उसके हार्मोन ये बना के देता है सीधा सीधा। ठीक है, ऐसा करते हैं, रेगुलेशन में ए ही रखते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन लेते हैं, अपनी तरफ से नहीं करते, क्योंकि अपनी तरफ से हमको नहीं करना है, हमें तो एनसीईआरटी फॉलो करनी है ना। तो फंक्शंस किसके रेगुलेट हो रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के, ए रखते हैं इसको, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइपोथैलेमिक हार्मोन इज इनकरेक्ट बताना है आपको, ठीक है जी। हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, बिल्कुल।
जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन को, सही बात है। हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, नहीं, वहां रेगुलेट नहीं करते, वहां तो बना के देते हैं सीधा सीधा हार्मोन्स, वहां कुछ रेगुलेशन नहीं करते। हाइपोथैलेमिक इनहिबिटिंग हार्मोन, इस बार हम इनहिबिटिंग की बात करें, रिलीजिंग की बात नहीं कर रहे। दे इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, जी हाँ। सोमैटोस्टैटिन एक हाइपोथैलेमिक इनहिबिटरी हार्मोन है बेटा, सोमैटोस्टैटिन वो, हाँ, एक हाइपोथैलेमिक इनहिबिटरी हार्मोन है, बिल्कुल। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करने देता इंटीरियर पिट्यूटरी को, ये भी सही बात है। आंसर बी होगा बच्चे, आंसर आपके पास बी होगा, ठीक है। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 15, जीएनआरएच कौन बनाएगा? हाइपोथैलेमस बनाएगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। इसकी जरूरत होती है रिप्रोडक्शन में, इट एक्ट्स ऑन, जीएनआरएच रेगुलेट करता है हार्मोन का रिलीज, कौन से हार्मोन का रिलीज? गोनाडोट्रोपिन्स यानी एफएसएच और एलएच, ठीक है। तो ये किस पे काम करेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, कतई नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का रेगुलेशन नहीं है, नहीं है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी बिल्कुल नहीं, पहले तो एलिमिनेट कर दो। अब आ गया इंटीरियर पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी पे जाकर ये किसका सिक्रीशन स्टिम्युलेट करता है? एलएच और ऑक्सीटोसिन का नहीं, एलएच और एफएसएच का। दोनों गोनाडोट्रोपिन आपके पास कौन कौन है? एलएच और एफएसएच, आंसर होगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथैलेमिक हार्मोन इज इनकरेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन, ठीक है, ओके। टीआरएच हो गया आपके पास, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ थायरोट्रोपिन, जी हाँ, टीएसएच का सिक्रीशन करवाएगा। पीएच आपके पास प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन होता है, ये सप्रेस करता है सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन स्टिमुलेट करवाएगा, सही बात है। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, नहीं, एसीटीएच, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो कोर्टिकोइड रिलीजिंग हार्मोन है ये एसीटीएच का सिक्रीशन स्टिमुलेट करता है बेटा, प्रोलैक्टिन का नहीं, प्रोलैक्टिन का नहीं, है ना, नाम से आप इसको सीधा सीधा आंसर कर सकते हो, डी। टीआरएच है तो थायराइड का सिक्रीशन कराएगा, पीआईएच है तो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करेगा, जीएच रिलीजिंग हार्मोन है तो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा, सीआरएच है तो कॉर्टिकोइड को रिलीज करेगा, है ना, कॉर्टिकोट्रोपिन्स को रिलीज करेगा, तो ये एसीटीएच को रिलीज करता है बेटा। आंसर क्या होगा? डी, ये इनकरेक्ट है, प्रोलैक्टिन को नहीं करेगा, ये इनकरेक्ट है। पोर्टल ब्लड वेसल कनेक्ट द डैश टू डैश, पोर्टल ब्लड वेसल्स हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम की बात हो रही है, किसको किससे कनेक्ट करेगा? हाइपोथैलेमस को इंटीरियर पिट्यूटरी से, सी, हाइपोथैलेमस को एंटीरियर पिट्यूटरी से, सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ पी शेप्ड ग्लैंड दैट लाइज इन द हाइपोफाइजियल फोसा ऑफ, अब हाइपोथैलेमस की बात नहीं करें, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं। एक पी शेप ग्लैंड है, एक फोसा, एक कैविटी में है, वो कहां पर है कैविटी? सेला टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन, याद रखना आपको ये पोजीशन, सेला टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड आपके पास क्रेनियम की बोन है, वहां पर कैविटी है सेला टर्सिका, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, सेला टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड टू दी हाइपोथैलेमस बाय, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस एक स्टॉक से कनेक्टेड है, उस स्टॉक को आप क्या बोलते हो? इनफंडिबुलम। और ये जो स्टॉक है ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ, है ना, पार्स नर्वोसा के साथ मिलकर न्यूरोहाइपोफाइसिस बनाती है, ठीक है, तो स्टॉक उसी में इंक्लूडेड होती है, इसको पार्स ट्यूबरैलिस बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, फॉलोइंग इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट्स कनेक्शन विद द हाइपोथैलेमस, आपको पिट्यूटरी ग्लैंड और उसका हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्शन दिखाया हुआ है, ठीक है, कनेक्शन आपको दिखाया हुआ है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द सेम। एंटीरियर पिट्यूटरी दैट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरल टिश्यू, सही बात है, एंटीरियर पिट्यूटरी न्यूरल टिश्यू की है। एपिथेलियल टिश्यू नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एपिथेलियल टिश्यू नहीं बेटा, ये न्यूरल टिश्यू है, आपके ब्रेन में है ना, ये न्यूरल टिश्यू की बनी हुई है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू नहीं, आंसर ये होगा, आंसर ये होगा, इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरल टिश्यू, इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरल टिश्यू। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22, in adults adenohypophysis accounts for 75% of total weight of the gland and consist of, एडिनोहाइपोफाइसिस में क्या क्या आता है? ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या आएगा? पार्स डिस्टालिस, पार्स डिस्टालिस, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या आता है बेटा आपके पास? पार्स डिस्टालिस आता है। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया की बात हो रही है, दोनों के बीच में, एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में, मिडिल पिट्यूटरी, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच सिक्रीट करती है पार्स इंटरमीडिया, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट अबाउट पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है आपके पास। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, इट सर्व्स एज अ हार्मोन स्टोरेज रीजन,
The posterior pituitary lobe and infundibulum together make the neurohypophysis. Oxytocin and vasopressin hormones are synthesized in the posterior pituitary lobe. आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि यही इनकरेक्ट है बेटा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। क्यों नहीं है? ये सिर्फ हार्मोन को स्टोर करती है, हार्मोन्स तो हाइपोथैलेमस बनाकर देता है, हाइपोथैलेमस बनाकर देता है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो लोब है इनफंडिबुलम, उसके साथ मिलकर आपका पार्स नर्वोसा और पार्स ट्यूबरैलिस, इनफंडिबुलम और आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी मिलकर न्यूरोहाइपोफाइसिस बनाती है। सही बात है, सिर्फ यही गलत है क्योंकि ये हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिंथेसाइज नहीं होते, सिर्फ स्टोर होते हैं, सिंथेसाइज नहीं होते। सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमस। एंडोक्राइन ग्लैंड की मैल फंक्शनिंग हुई, डिविएट्स द बॉडी फ्रॉम होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस खराब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? होम्योस्टैसिस एंड इट कोजेस सेवरल डिसऑर्डर्स। हमको पता है उससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज करेक्टली मैच्ड विद इट रिस्पेक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड? सबसे पहले आ रहा है जाइजेंटिज्म। हाइपो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन नहीं, हाइपर सिक्रेशन, ज्यादा सिक्रेशन से होता है ये। ड्वार्फिज्म, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन नहीं, हाइपो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। एक्रोमेगाली, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जी हाँ, मिडिल एज में हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से फेशियल डिसफिगरमेंट हो जाती है, एक्रोमेगाली बोलते हैं उसको। जाइगेंटिज्म, हाइपर सिक्रेशन ऑफ सोमैटोस्टैटिन नहीं, अगर सोमैटोस्टैटिन ज्यादा सिक्रेट होता तो कभी ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट ही ना होता, और नहीं होता तो जाइगेंटिज्म नहीं हो सकता था। तो आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 26, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स डज नॉट कोज फर्दर इंक्रीज इन हाइट। एडल्ट्स में जब ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन होता है तो हाइट नहीं बढ़ती, फेशियल डिसफिगरमेंट होने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा एडल्ट की स्टेज में ग्रोथ होने के लिए या हाइट इंक्रीज करने के लिए जो बोन में एपिफाइजियल प्लेट है वो नहीं रहती, वो डीजेनरेट हो चुकी है, वो क्लोज हो चुकी है, ठीक है। मसल फाइबर ग्रो नहीं करते, ऐसा नहीं है। ग्रोथ हार्मोन्स एडल्ट्स में इनएक्टिव होता है, ऐसा नहीं है। एपिफाइजियल प्लेट क्लोज हो जाती है। जो आप मेटाफाइसिस और डायाफाइसिस और एपिफाइसिस पढ़ते हो लॉन्ग बॉन्स में, तो एपिफाइजियल प्लेट क्लोज हो जाती है, जिस वजह से एडल्ट्स में ग्रोथ या हाइट नहीं इंक्रीज हो सकती। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, अ पर्सन इज डायग्नोज्ड विद हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। क्या लिखा है यहाँ पे? हाइपर सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का। अच्छा, पिट्यूटरी में ट्यूमर है तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से हाइपर ग्लाइसीमिया होगा। बेटा याद रखना, आपका ग्रोथ हार्मोन डायबिटोजेनिक है। याद रखना, आपका ग्रोथ हार्मोन डायबिटोजेनिक है। जो डायबिटीज के जो सिम्टम्स है वैसा ही ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से होंगे। ये डायबिटोजेनिक है। डायबिटोजेनिक होने का मतलब जो है ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा। होगा, सही बात है। रिड्यूस्ड सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, डायबिटीज कब होता है? जब इंसुलिन का कम सिक्रेशन हो। इंसुलिन सिक्रेशन वुड रिमेन अनइफेक्टेड, ये नहीं होगा। हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन डायबिटोजेनिक इफेक्ट देता है, बिल्कुल डायबिटोजेनिक इफेक्ट देता है क्योंकि इसमें रिड्यूस्ड सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन होता है। तो आंसर आएगा सी। जो चीज आपने एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं पढ़ी, यहाँ पर उसको रिवाइज कर लो, यहाँ पर रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ये डायबिटोजेनिक हार्मोन है, ये इंसुलिन कम कर देगा, तो बिल्कुल डायबिटीज जैसे आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28, हाइपर सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन। हाइपर सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन इन फीमेल causes inappropriate lactation and absence of menstrual cycle. Based on the given information, select the pair of correct statement. प्रोलैक्टिन मिल्क इजेक्शन के लिए चाहिए होता है, नहीं ऑक्सीटोसिन चाहिए होता है, तो ए तो नहीं होगा। ए वाले दोनों ऑप्शंस आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। ब्लड लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इज इंक्रीज्ड जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन। अभी आपको क्या कह रहे हैं कि जब प्रोलैक्टिन का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही, तो क्या है? ब्लड लेवल प्रोलैक्टिन, ब्लड लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इज इंक्रीज्ड जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन। अगर प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है तो वो मेंस्ट्रुएशन नहीं होने देता। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो नहीं होगा। अगर प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा तो वो मेंस्ट्रुएशन नहीं होने देगा, तो प्रोलैक्टिन ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शंस तो आपके पास वैसे आएंगे ही नहीं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन प्रोलैक्टिन का रिलीज सप्रेस करके रखता है, उस टाइम के लिए सप्रेस करके रखता है, पर जस्ट बिफोर पैचुरेशन जो है प्रोलैक्टिन वहां पर अपना मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है ना। सकिंग एक्शन उसको इनहिबिट कर देता है। डी करेक्ट है आपके पास। अब डी करेक्ट है आपको पता है, तो बेटा यहाँ पर तो आप ऑप्शन बी एंड डी कर सकते हो। वैसे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन सी एंड डी होंगे, सी एंड डी होंगे, ठीक है। बट डी एक ही ऑप्शन में है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से हम इसको आंसर डी करेंगे। डी करेक्ट है। सकिंग एक्शन ऑफ न्यूबॉर्न्स इनहिबिट कर देगा रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, और मिल्क फॉर्मेशन होगा, मिल्क फॉर्मेशन वहां पर होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर
सी एंड डी होना चाहिए बेटा, सी एंड डी करेक्ट होने चाहिए यहाँ पे, सी एंड डी करेक्ट होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस द हार्मोन्स विद इट्स सोर्स एंडोक्राइन ग्लैंड। तो बढ़िया क्वेश्चन है, आपको देखना है कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन सा हार्मोन आ रहा है और उसका क्या फंक्शन भी है, ठीक है, और हमें देखना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। टीएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, हर बॉडी सेल पर काम करता है नहीं, सिर्फ थायराइड पे काम करता है। एसीटीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नहीं आता, एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है और ये मेल्स में एंड्रोजन का सिक्रीशन करता है, बिल्कुल इंटरस्टिशियल सेल्स पे, लेडिक सेल्स पे जाता है और एंड्रोजन का सिक्रीशन करता है, बिल्कुल सही बात है। एफएसएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट नहीं होता, आंसर होगा सी। करेक्ट मैचिंग आपके पास क्या है, ऑप्शन सी। करेक्ट मैचिंग आपके पास क्या है, ऑप्शन सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ हार्मोन इज कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स कौन है, एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच ये हमारे गोनाडोट्रोपिन्स हैं जो गोनाड्स पे काम करते हैं। आगे देखिए, द टारगेट सेल्स स्ट्रक्चर ऑफ एफएसएच एंड एलएच इन ह्यूमन मेल्स आर, अच्छा रिस्पेक्टिवली आपको बताना है। तो एफएसएच मेल्स में कहां पर जाकर काम करता है, सर्टोली सेल्स पे और स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, और जो एलएच है वो काम करता है आपके इंटरस्टिशियल सेल्स पे और एंड्रोजन का सिक्रीशन करवाता है। तो आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा, बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, एलएच जो है वो फीमेल्स में फर्टिलिटी के लिए चाहिए, ऐसा क्या करता है एलएच। सबसे पहले तो एलएच ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है, प्लस एलएच सर्ज चाहिए ओव्यूलेशन कराने के लिए, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। एलएच एफएसएच की रिलीज को स्टिमुलेट करता है, ऐसा नहीं है, कॉर्पस ल्यूटियम से उसको स्टिमुलेट करेगा, ऐसा नहीं है, बट ए और बी करेक्ट है, आंसर डी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इनकरेक्टली मैच्ड विद इट्स टारगेट ऑर्गन। एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो मेलानोसाइट पे काम करेगा। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन करता है तो स्मूथ मसल में काम करेगा। वैसोप्रेसिन आपका एडीएच है, वो डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ किडनी यानी डीसीटी पर जाएगा और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा, ठीक है। एडीएच वैसोप्रेसिन का ही दूसरा नाम है, ये ग्लोमेरुलस पे काम नहीं करता, ये डीसीटी पर काम करता है बेटा। एडीएच वैसोप्रेसिन का ही दूसरा नाम है जो डीसीटी से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करवाता है, तो गलत क्या हुआ, डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, डायूरेसिस यानी ज्यादा यूरिन रिलीज होना, तो ज्यादा वाटर का लॉस होगा यूरिन में, सही बात है। वाटर का लॉस रिड्यूस होगा, ऐसा नहीं है। यूरिन फॉर्मेशन ठीक है, अच्छा यूरिन फॉर्मेशन इन नेफ्रॉन, उसके प्रोसेस को डायूरेसिस कहते हैं, नहीं कहते हैं। मसल्स यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होना डायूरेसिस है, नहीं, वो मिक्चुरेशन के टाइम होता है। तो बेटा डायूरेसिस क्या है, वाटर का लॉस होना थ्रू यूरिन, सिंपल, जो डायबिटीज मेलाइटिस के टाइम भी होता है, ठीक है। अच्छा डायबिटीज इंसिपिडिस के टाइम होता है, सॉरी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35, डायबिटीज इंसिपिडिस इज कॉज्ड बाय एडीएच की कमी। एडीएच वाटर रीअब्सॉर्ब कर रहा था, एडीएच है नहीं तो वाटर का लॉस हो जा रहा है। तो डायबिटीज इंसिपिडिस में क्या होता है, एडीएच की कमी, एडीएच का हाइपोसिक्रीशन, कहां से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कहां से कम सिक्रीशन होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, आंसर क्या है, बी। इंसुलिन का कोई लेना देना नहीं है, एडीएच के लिए सेंसिटिविटी बढ़ना रीजन नहीं है, एडीएच का हाइपर सिक्रीशन रीजन नहीं है, हाइपोसिक्रीशन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, असर्शन रीजन आ रहा है हमारे पास, प्रैक्टिस कर लेते हैं। TSH stimulate the thyroid gland to secrete thyroid hormone, जी हाँ। The hormones of anterior pituitary that regulate the secretion of other endocrine gland are called tropic hormone, सही बात है। कोई एक ऐसा हार्मोन जो दूसरे ग्लैंड पर जाकर उसको अपना हार्मोन सिक्रीट करने के लिए कहे, ऐसे ही हार्मोन को आप ट्रॉपिक हार्मोन बोलते हो, ठीक है। और TSH एक ऐसा ही ट्रॉपिक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड को कहता है अपना हार्मोन सिक्रीट करो। तो दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना। क्यों TSH थायराइड को कहते हैं अपना हार्मोन सिक्रीट करो, क्योंकि वो एक ट्रॉपिक हार्मोन है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए आंसर क्या होगा हमारे पास, आंसर क्या होगा हमारे पास, ए। आंसर क्या होगा हमारे पास, ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कोजेस स्टंटेड ग्रोथ इन इन्फेंट्स, ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी तो स्टंटेड ग्रोथ होगी, सही बात है, ड्वार्फिज्म। एपिफाइजियल प्लेट्स आर क्लोज्ड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, एडल्ट में जाकर आपकी एपिफाइजियल प्लेट क्लोज करती है बेटा, डायरेक्टली चाइल्ड बर्थ के बाद तो नहीं करती है ना। अभी तो चाइल्ड बर्थ के बाद ही प्लेट बंद हो जाएगी तो कभी हाइट ही नहीं बढ़ेगी किसी की, तो ऐसा नहीं है, जो नॉर्मल चीज है वो एडोलसेंस के बाद ही होगा, ठीक है। तो असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड कॉजेस एक्रोमेगाली, गलत।
एक्रोमेगाली मिडिल एज में होता है बेटा, चाइल्डहुड में नहीं होता। हाइपर सिक्रीशन से पर मिडिल एज में होता है। ये सारे डिसऑर्डर्स आपको अच्छे से आने चाहिए, है ना। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ बॉडी। पहली बात असर्शन गलत होती है, दोनों गलत हो जाएंगे, बट हमारे पास यहाँ पर असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू दे रखा है, तो हम डी आंसर कर देंगे। वैसे गलत है, वैसे गलत है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन, इन सब का मेंटेनेंस जरूर करेंगे, बट फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39, असर्शन रीजन। ADH सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड अंडर द कंडीशन ऑफ डिहाइड्रेशन। जैसे ही पानी की कमी होती है तो आपके ऑस्मोरिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस को कहते हैं कि ADH बनाओ, क्योंकि पानी की कमी हो रही है, सही बात है। ADH फिर क्या करता है, वाटर का लॉस प्रिवेंट करता है बाय डिक्रीजिंग यूरिन वॉल्यूम, सही बात है। पानी रीअब्सॉर्ब कर लेगा DCT को कह के, DCT को कहेगा पानी रीअब्सॉर्ब कर लो, यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाएगा, वाटर लॉस कम हो जाएगा। बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर ए है। इसीलिए तो ADH रिलीज करवाया जाता है ताकि वो वाटर का लॉस कम कर सके। आंसर क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा, ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शन इज नॉट रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स ऑफ पीनियल ग्लैंड। कौन सा रेगुलेटेड नहीं है। पीनियल ग्लैंड आपका मेलेटोनिन बनाता है, आपको पता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका डायurnal रिदम, 24 आवर साइकिल मेंटेन करना, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, मेटाबॉलिज्म एंड पिगमेंटेशन मेंटेन करना, ये भी इसका फंक्शन है। पिगमेंटेशन भी देता है कहीं ना कहीं। डायurnal रिदम डिफेंस कैपेबिलिटी देता है, बिल्कुल सही बात है। डिफेंस कैपेबिलिटी ये देता है, पर बोन्स की ग्रोथ बेटा पीनियल ग्लैंड के पास नहीं। डिफेंस कैपेबिलिटी देगा पर ग्रोथ ऑफ बोन्स नहीं है, तो आंसर यहाँ पर हम सी ही करेंगे। आंसर यहाँ पर हम सी ही करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एग्जिबिट एंटी गोनाडोट्रोपिन इफेक्ट। मेलेटोनिन। मेलेटोनिन, मेलेटोनिन जब तक है तब तक गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज नहीं करने देता, याद रखना इसको। एंटी मेलेटोनिन इफेक्ट होता है, मेलेटोनिन का एंटी गोनाडोट्रोपिन इफेक्ट होता है ना, ये याद रखना इसको। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 42, एक डायग्राम दे रखा है आपको एक एंडोक्राइन ग्लैंड का। ये कौन सा ग्लैंड है बेटा, ये आपके एकदम जंक्शन ऑफ लेरिंग्स और ट्रैकिया पे, ट्रैकिया और वोकल कॉर्ड के जंक्शन पे आपके पास थायराइड ग्लैंड होता है। तो ये आपके पास थायराइड ग्लैंड है, और थायराइड ग्लैंड क्या बनाता है, थायरोक्सिन बनाता है, और TSH बनाता है, नहीं TSH एंटीरियर पिट्यूटरी बना रहा था। ये जो 2 है ये आपके 4 लोब्स थायराइड के पीछे, ये पैराथायराइड के, और वो PTH बनाते हैं, ये सही बात है, ठीक है। 2 आपका थायराइड ग्लैंड है, नहीं पैराथायराइड है। 1 आपका पैराथायराइड है, नहीं, तो आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा, बी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 43, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ। थायराइड ग्लैंड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्ट्रोमल टिश्यू और फॉलिकल्स, हमें दोनों देखने को मिलते हैं, जो इस समझ से कनेक्टेड है ना। लोब्यूलर है, इसमें स्ट्रोमल टिश्यू और फॉलिकल्स हमें दोनों देखने को मिल रहे हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44, मोस्ट ऑफ द T4 इज कन्वर्टेड इनटू T3 इन द टारगेट टिश्यूज। याद रखना जब आपका थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, थायराइड हार्मोन बनता है, टेट्राआइडोथायरोनिन T4 और ट्राईआइडोथायरोनिन T3। T4 बहुत ज्यादा बनता है, 80% लगभग T4 बनता है, 20% लगभग T3 बनता है, लेकिन सारा T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि फिजियोलॉजिकली वो ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिव है। T3 ज्यादा एक्टिव होता है, बनता है T4 ज्यादा है, पर उसको कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि T3 ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा, बी। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 45, थायराइड हार्मोन आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए मुझे थायराइड चाहिए, क्यों। थायराइड जो है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है बॉडी टिश्यूज में। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है कि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए आपको कितनी एनर्जी कैलोरीज की फॉर्म में जरूरत है ना। बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ाता है ये, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स आर रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। थायराइड हार्मोन कंटेन आयोडीन एटम्स। थायराइड हार्मोन स्टिमुलेट ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। आपसे पूछ रहे ग्रोथ में कैसे मदद करता है, तो जो ग्रोथ का लिंक है बेटा वो बेसल मेटाबॉलिक रेट से। ग्रोथ का जो लिंक है वो इसी से, ग्रोथ के लिए हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा BMR बढ़ाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, अ ग्रुप ऑफ टैडपोल्स विद नो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोडक्शन एग्जिबिटेड डिसरप्टेड मेटामॉर्फोसिस। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मेटामॉर्फोसिस के लिए थायराइड चाहिए था, क्योंकि जब थायराइड की कमी हुई तो मेटामॉर्फोसिस हो नहीं पाया, तो चाहिए आपको मेटामॉर्फोसिस के लिए थायराइड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट थायराइड हार्मोन इन मेटामॉर्फोसिस रोल को करेक्टली डिस्क्राइब करता है, इनमें से कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब करता है। थायराइड हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करते हैं। थायराइड हार्मोन क्या करते हैं बेटा, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करते हैं, ठीक है। थायराइड हार्मोन इंक्रीज नहीं करते, वो तो पैराथ हार्मोन करता है, थायराइड थायरोकैल्सिटोनिन उसके साथ सिक्रेट होता है, तो वो कम करते हैं। थायराइड हार्मोन फॉस्फेट लेवल की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे मेटामॉर्फोसिस के लिए। वैसे थायराइड हार्मोन बहुत सारे प्रोटीन्स के सिंथेसिस में भी मदद करता है, जो मेटामॉर्फोसिस के टाइम चाहिए होता है। कैल्शियम लेवल है
रेगुलेशन है, आपको पता है थायराइड हॉर्मोन्स में ही आपका टीएसएच भी आता है। सिर्फ थायरोक्सिन की बात नहीं कर रहे ना, याद रखना, सिर्फ थायरोक्सिन की बात नहीं करे, थायराइड ग्लैंड का एक और हार्मोन आपके पास टीसीटी भी तो है, थायरोकैल्सिटोनिन। टीसीटी भी तो है, थायरोकैल्सिटोनिन, जो कैल्शियम लेवल कम करता है। तो थायराइड हार्मोन कैल्शियम लेवल कम करते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मेटामॉर्फोसिस में जो इसका रोल है बेटा, वो प्रोटीन सिंथेसिस वाला भी है ना। हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, थायरोक्सिन की बात कर रहे हैं। तो थायरोक्सिन की कमी थी ना, यूं भी देख लो, थायरोक्सिन की कमी थी जिससे मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाया, क्योंकि थायरोक्सिन मेटामॉर्फोसिस में होने वाले बहुत सारे प्रोटीन्स के सिंथेसिस में मदद करता है, बहुत सारे प्रोटीन्स के सिंथेसिस में मदद करता है। यहाँ ज्यादा करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, यहाँ ज्यादा करेक्ट आंसर आपके पास डी होना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम is incorrectly matched with its description? Which of the following disorders of endocrine system is incorrectly matched with its description? Incorrect बताना है आपको, ठीक है। अच्छा, हाइपोथायरॉयडिज्म, आयोडीन डेफिशिएंसी। हाइपोथायरॉयडिज्म आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है, सही बात है। गोइटर में आयोडीन की कमी होने की वजह से आपका थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है ज्यादा आयोडीन इनटेक करने के लिए, सही बात है। हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको क्रेटिनिज्म होता है, नहीं, क्रेटिनिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म से होता है प्रेगनेंसी के टाइम, है ना। प्रेग्नेंट फीमेल को अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो जो बच्चा है उसमें मेंटल रिटार्डेशन, फिजिकल रिटार्डेशन आ जाता है, वो क्रेटिनिज्म है, ये गलत है। एक्सोपेथेल्मिक गॉइटर आपका हाइपरथायरॉयडिज्म से होता है, जी हाँ, ये हाइपरथायरॉयडिज्म से ही होता है। तो आंसर सी आपके पास इनकरेक्ट है, आंसर सी आपके पास इनकरेक्ट है, एक्सोपेथेल्मिक गॉइटर या गर्ल्स डिसीज, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट मिक्स एडीमा फ्रॉम ग्रेव्स डिसीज? ग्रेव्स डिसीज क्या है आपके पास, एक्सोपेथेल्मिक गॉइटर का ही दूसरा नाम है बेटा, एक्सोपेथेल्मिक गॉइटर का ही दूसरा नाम ग्रेव्स डिसीज होता है, मिक्स एडीमा का दूसरा नाम गर्ल्स डिसीज होता है, ठीक है। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है, जो ग्रेव डिसीज है वो हाइपर सिक्रीशन से होती है, जो मिक्स एडीमा है वो हाइपो सिक्रीशन से होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे क्या है। अच्छा, hypothyroidism in adult ages causes, अच्छा, adult ages causes Graves disease। हाइपोथायरॉयडिज्म से आपको ग्रेव्स डिसीज होगा, नहीं, ये हाइपरथायरॉयडिज्म से होता है, तो ये गलत हो गया। ग्रेव्स डिसीज क्या है, एक्सोपेथेल्मिक गॉइटर है, वो हाइपो से नहीं होता। ग्रेव्स डिसीज इज मोर कॉमन अमंग मेल देन फीमेल्स, ऐसा नहीं है, इनफैक्ट फीमेल्स में ज्यादा होगा। मिक्सेडीमा causes swelling in facial tissues due to accumulation of interstitial fluid। मिक्सेडीमा इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, यही आपके पास करेक्ट है, यही आपके पास करेक्ट है। 48 का आंसर क्या होगा, सी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ये नहीं है, ठीक है। डिफरेंस क्या है वैसे बेटा आपको पता है, मिक्सेडीमा गर्ल्स डिसीज जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म से, और ग्रेव्स डिजीज एक्सोपेथेल्मिक गॉइटर हाइपरथायरॉयडिज्म से होता है, ये हाइपो से है और ये हाइपर से है। ग्रेव्स डिसीज के आगे यहाँ पर लिख रही हूँ, ये हाइपर से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, ग्रेव्स डिसीज इज कोज ड्यू टू, ये आपके पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, तो ये हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड से होता है, हाइपर सिक्रीशन से एक्सोपेथेल्मिक गॉइटर या ग्रेव्स डिजीज होता है, आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। आगे देखो 50, असर्शन रीजन आपको दे रखा है, थायराइड हार्मोन रेगुलेट ऑक्सीजन कंजप्शन, देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, क्योंकि उसको बीएमआर बढ़ाना है, तो वो रेगुलेट करता है ऑक्सीजन कंजप्शन एंड बेसल मेटाबॉलिक रेट, सही बात है। रीजन क्या है, थायराइड हार्मोन रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया इन द बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर के साथ थायराइड छेड़खानी नहीं कर सकता बेटा, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। इस हार्मोन का ऐसा कुछ नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम कर दे, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51, फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड डज नॉट इंक्लूड, पैराथायराइड आपको पता है ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है, तो ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ाएगा, सही बात है, ताकि बोन से रीअब्सॉर्ब कर सके, बोन से रीअब्सॉर्प्शन बढ़ाएगा, सही बात है। रिड्यूस द लॉस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम इनटू यूरिन, ताकि कैल्शियम ब्लड के अंदर बढ़ा रहे, ठीक है। फोस्फेट का रिड्यूस लॉस यही नहीं करेगा, आंसर डी हो जाएगा, ये रिड्यूस लॉस कैल्शियम का करेगा, फोस्फेट का नहीं, आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, बोन की कैविटी, बोन का मास कम होना, ठीक है, ये अगेन आपसे पूछा गया है, तो फिर से बताओ बेटा, पैराथ हार्मोन को ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाना है,
तो वो कैल्शियम बोन से ले लेगा, ऑस्टियोपोरोसिस करेगा। दूसरा, मेनोपोज के बाद हमने ये पढ़ा भी है लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में, एस्ट्रोजन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा? सी। ये दो हार्मोन है जिनका रोल है ऑस्टियोपोरोसिस में, ईस्ट्रोजन और पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथॉर्मोन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हैव एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, मतलब अपोजिट काम करते हैं। T3 और T4 तो दोनों ही थायराइड है। ACTH और ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ACTH तो रिलीज करवाएगा ग्लूकोकॉर्टिकोइड का, ये एंटागोनिस्टिक नहीं है। PTH और TCT दोनों एंटागोनिस्टिक है। PTH कैल्शियम बढ़ाता है, TCT कैल्शियम लेवल कम करता है। PTH कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, TCT कैल्शियम लेवल कम करता है। ठीक है, T3 और TSH भी एंटागोनिस्टिक नहीं है, TSH T3 का सिक्रीशन करवाता है, तो ये भी एंटागोनिस्टिक नहीं है। एंटागोनिस्टिक मतलब बेटा जो अपोजिट फंक्शन करे, है ना, जैसे PTH और TCT, ये एंटागोनिस्टिक है। ठीक है, फिर एक असर्शन रीजन आ रहा है हमारे पास, कैल्सिटोनिन यानी टीसीटी की बात करें और पैराथॉर्मोन एग्जिबिट एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑन ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम। जी हाँ, दोनों का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन एग्जिबिट एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑन ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज। बिल्कुल सही बात है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज कम करता है, ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है, तो अपोजिट फंक्शन हो गए। दोनों करेक्ट है पर एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आंसर बी होगा। दोनों करेक्ट है बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आंसर बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55, एंडोक्राइन ग्लैंड दैट फंक्शंस एज कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लिम्फेटिक सिस्टम का कंपोनेंट मान सकते हैं? थाइमस। थाइमस आपके टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन करता है, आपके टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे, तो इसको हम उसका हिस्सा मान सकते हैं, है ना, इसको हम लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा मान सकते हैं, टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन होता है। अच्छा 56 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूस्ड इम्यून रिस्पॉन्सेस इन ओल्ड एजेस। बेटा आपका थाइमस ग्लैंड, थाइमस इम्यूनिटी देता है, इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, पर ये जो ग्लैंड है ये एज के साथ छोटा छोटा वायर जैसा हो जाएगा, डिक्रीज होता रहेगा, छोटा होता रहेगा साइज में, तो इम्यूनिटी भी फिर इसीलिए ओल्ड एज में कम हो जाती है। बच्चों में इम्यूनिटी कम क्यों है? थाइमस अभी फुल्ली डेवलप नहीं होता है ना, डर लगता है उनको जल्दी बीमारी हो जाएगी। फिर थाइमस थोड़ा इनफ डेवलप हो जाता है यंग एज में हम लोगों में। जैसे जैसे अब आप ओल्ड एज की तरफ जाओगे थाइमस छोटा होता जाता है, डिस्ट्रॉय होता जाता है धीरे 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 धीरे, तो इम्यून सिस्टम रिड्यूस होता है ओल्ड एज में वापस, है ना। आंसर क्या होगा? सी। आगे देखो 57, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। अब एड्रिनल ग्लैंड की बात करें जिसमें बाहर की तरफ कॉर्टेक्स अंदर की तरफ मेड्यूला है, ये एक दूसरे से किस किस वे में अलग है? हिस्टोलॉजी यानी टाइप ऑफ टिश्यू, बिल्कुल, सेल सारे अलग है, फंक्शन अलग है, कॉर्टेक्स कोर्टिकोइड बनाता है, मेड्यूला कैटेकोलामाइंस बनाता है, ऑरिजिन अलग है, बिल्कुल सही बात है, सारी चीजें कॉर्टेक्स और मेड्यूला की अलग है, आंसर डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ किडनी, किडनी के ऊपर छोटू सा एंडोक्राइन ग्लैंड है, एड्रिनल, इन्वॉल्व्ड इन द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी। आपका एड्रिनल ये क्यों? क्योंकि ये मिनरलोकॉर्टिकोइड एल्डोस्टेरोन सेक्रेट करता है, एल्डोस्टेरोन सोडियम रीअब्सॉर्प्शन करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है ना, और सोडियम वाटर रीअब्सॉर्प्शन करेगा तो जो है आयन बैलेंस, आयनिक बैलेंस बनाने का काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास कौन सा ग्लैंड आएगा? एड्रिनल ग्लैंड आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ हार्मोन इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स एग्जांपल। अच्छा, कैटेकोलामाइंस जो कि एड्रिनल मेडुला बनाते हैं, इसमें एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन आते हैं, बिल्कुल। इमरजेंसी हार्मोन जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है वो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन ही है, इंसुलिन नहीं है, ये गलत है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड कॉर्टिसोल होता है, एल्डोस्टेरोन नहीं होता। मिनरलोकॉर्टिकोइड एल्डोस्टेरोन होता है, कॉर्टिसोल नहीं होता, उल्टे लिखे हुए हैं, तो आंसर क्या होगा बेटा? ए। करेक्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास? ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमें करेक्ट बतानी है, हमें करेक्ट बतानी है। सम केमिकल्स एक्ट एज बोथ न्यूरोट्रांसमीटर एंड हॉर्मोन्स, बिल्कुल, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन ले लो, ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है, ये हार्मोन भी है। जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है इट इज रिलीज्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर बाय सिंपैथेटिक डिवीजन, बिल्कुल सिंपैथेटिक डिवीजन से आते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनका रिलीज भी करवाता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है। नॉरएपिनेफ्रिन को थायराइड ग्लैंड बनाता है? जी नहीं, एड्रिनल मेडुला बनाता है। नॉरएपिनेफ्रिन को पैराथायराइड बनाता है? जी नहीं, एड्रिनल मेडुला बनाता है। तो ए और बी करेक्ट हो गए बेटा, आंसर ए हो जाएगा, ए और बी करेक्ट हो गए, आंसर ए हो जाएगा। 61 देखो, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एड्रिनल मेडुला इज कंट्रोल्ड बाय। एड्रिनल मेडुला से आपके एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन आ रहे हैं, तो वो न्यूरल कंट्रोल में भी है, और न्यूरल में भी इनका सिक्रीशन कौन कराता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम सिक्रीट होते हैं। फाइट फ्लाइट हार्मोन्स है दोनों, फिर से सेम क्वेश्चन को पूछने का अलग तरीका है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 62,
द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जनरेटेड बाय द रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स बाय एड्रिनल मेडुला इंक्लूड्स। अच्छा, क्या करता है एड्रिनल मेडुला का रिस्पॉन्स? एड्रिनल मेडुला के हॉर्मोन्स यानी कि एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन प्यूपिल डायलेट कर देंगे, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सारी चीजें ठीक है। अभी नीट का एग्जाम होगा, जब डर लगेगा ना इमरजेंसी के टाइम में, आंखें फट जाएंगी एकदम, फटेगी फटी बड़ी हो जाएगी, हार्ट बीट तेज, प्रेशर हाई। अच्छा अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, ये ग्लाइकोजन का लाइसिस करेंगे और लिपिड का सिंथेसिस करेंगे, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इंक्रीज मस्कुलर मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बिल्कुल भी नहीं, भूख नहीं लगती, कोई मस्कुलर मूवमेंट नहीं है जीआई ट्रैक्ट में, भूख उस टाइम नहीं लगती। ब्लड ग्लूकोज का लेवल ये बढ़ाते हैं बेटा, ब्लड ग्लूकोज का लेवल याद रखना, ये इंक्रीज करते हैं, ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम नहीं करते। और ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से तो आगे ग्लूकोज बनेगा ना, तो ये ग्लाइकोजन बनाते, स्टोर करके रखते हैं ये, मतलब जो है ब्लड ग्लूकोज का लेवल ये इंक्रीज करते हैं, बट लिपिड सिंथेसिस नहीं है ना, लिपोलाइसिस हो जाएगा, लिपोलाइसिस हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा उसमें में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ए, ए हो जाएगा। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस ये नहीं करते, नहीं करते। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इज करेक्टली मैच्ड विद योर सोर्स। अच्छा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अच्छा ठीक है बेटा, अगर आप बात करो कॉर्टेक्स की, एड्रिनल कॉर्टेक्स की, तो 3 तरीके के सेल्स हैं जिनको याद करने का ट्रिक होता है जीएफआर। सबसे बाहर है ग्लोमेरुलोसा, फिर है फेसिक्यूलेटा, फिर है रेटिकुलरिस। ठीक है, तो जो फेसिक्यूलेटा है आपके पास, जो फेसिक्यूलेटा है आपके पास, जो ग्लोमेरुलोसा है, सबसे पहले ग्लोमेरुलोसा की बात करते हैं, बाहर की तरफ आपके पास ग्लोमेरुलोसा है, ये रिलीज करता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, फिर फेसिक्यूलेटा है आपके पास, ये रिलीज करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और जो रेटिकुलरिस है आपके पास, वो सिक्रीट करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। याद रखेंगे, तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कौन सिक्रीट करे? फेसिक्यूलेटा नहीं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सिक्रीट करे? ग्लोमेरुलोसा नहीं। एंड्रोजन सेक्स हार्मोन्स हो गए आपके पास, इनको ग्लोमेरुलोसा कर रहा है नहीं, रेटिकुलरिस करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को फेसिक्यूलेटा करता है, ये आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा? डी। तो याद रखना बेटा आपको, ग्लोमेरुलोसा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, फेसिक्यूलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और रेटिकुलरिस सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर इन्वॉल्व इन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आपका कॉर्टिसोल आ रहा है जो कि आपका स्ट्रेस हार्मोन है, इसमें आपका कॉर्टिसोल आ रहा है जो कि आपका स्ट्रेस हार्मोन है। तो ये क्या करता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। वैसे जो कॉर्टिसोल है वो लिपिड का ब्रेकडाउन करता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65। Which of the following sets of physiological functions correctly describe the role of cortisol in human body? Cortisol एंटी इन्फ्लेमेशन करेगा, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करेगा स्ट्रेस के टाइम में। ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी इन स्प्लीन नहीं, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। अप रेगुलेशन ऑफ अपटेक ऑफ अमीनो एसिड एंड रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो आंसर क्या होगा? ए। ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है एज इट इज। आपका कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी रखता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का भी काम करता है, आरबीसी को ब्रेक नहीं करता, आरबीसी का फॉर्म करता है। सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन का काम कोर्टिसोल का है ही नहीं, किसकी बात करें? कोर्टिसोल की बात करें ना। सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन का काम किसका है? एल्डोस्टेरोन का है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का है ना, कोर्टिसोल का है ही नहीं। अप रेगुलेशन ऑफ अपटेक ऑफ अमीनो एसिड, ये प्रोटीन ब्रेक डाउन करेगा, अपटेक नहीं करेगा, अपटेक नहीं करेगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए, इनहिबिट करेगा, अप रेगुलेशन नहीं करेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, प्रोटीन बनने नहीं देता। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 66। टारगेट ऑर्गन या स्ट्रक्चर ऑफ एल्डोस्टेरोन इज, अभी मैंने आपको बताया एल्डोस्टेरोन सोडियम रीअब्सॉर्प्शन करवाता है डीसीटी से। डीसीटी किसका हिस्सा है? रीनल ट्यूब्यूल का। तो आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67, असर्शन रीजन आ रहा है आपके पास। एड्रिनल मेड्युलरी हॉर्मोन्स रेगुलेट द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी। अच्छा, एड्रिनल मेडुलम में कैटेकोलामाइंस आते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, वो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं देखते। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कौन देखेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वो कॉर्टेक्स में है, तो ये गलत है। और असर्शन गलत होती, आंसर डी चला जाता है कि बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स। फिर भी हम रीजन देख लेते हैं। एल्डोस्टेरोन एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जी नहीं, एल्डोस्टेरोन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, तो आंसर होगा डी।
ये गलत लिखते हैं बेटा कि असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड आर कंपोजिट ग्लैंड्स। कंपोजिट ग्लैंड्स एनसीईआरटी देखोगे तो पैनक्रियास के जस्ट नीचे लिखा हुआ है कि वो कंपोजिट ग्लैंड है। क्यों? वो एक्सोक्राइन भी है, वो एंडोक्राइन भी है, तो पैनक्रियास तो आपके पास आएगा ही आएगा। उसके साथ आप किसको कंपोजिट ग्लैंड यहाँ पर अगर आप आंसर दोगे तो पैनक्रियास के साथ एक जगह थाइमस एक जगह एड्रिनल है, आप करेक्ट में यहाँ पर एड्रिनल दे दोगे, आप करेक्ट में यहाँ पर फिर भी एड्रिनल दे दोगे, क्योंकि चलो न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है, तो कंपोजिट बोल सकते हैं, तो सी आ जाएगा वहां पे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69, द सेल्स दैट मेक 70% ऑफ द सेल्स ऑफ पैनक्रिएटिक आइलेट्स सर्व टू सिक्रीट। बेटा याद रखना पैनक्रियाज में दो सेल्स हैं, एक ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस वाले होते हैं, एक एसिनर सेल्स होते हैं। 99% तो वो एसिनर सेल्स होते हैं जो एंजाइम बनाते हैं, सिर्फ 1% आइलेट्स होते हैं। उस 1% आइलेट्स में भी जो 70% है वो बीटा सेल्स होते हैं, वो बीटा सेल्स होते हैं जिनका काम है इंसुलिन बनाना, जिनका काम है इंसुलिन बनाना। आंसर ए होगा, याद रखना सबसे ज्यादा एंडोक्राइन पार्ट पैनक्रियास का कुछ बनाता है तो इंसुलिन बनाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70, अल्फा एंड डेल्टा सेल्स। अगर मैं बात करूं पैनक्रियास की, उनके पास बीटा सेल्स होते हैं, उनके पास अल्फा सेल्स होते हैं, उनके पास डेल्टा या गामा सेल्स भी होते हैं। ठीक है, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन बनाते हैं, डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन बनाते हैं। जो आपके अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागोन बनाते हैं और जो डेल्टा सेल्स हैं या गामा सेल्स हैं वो सोमैटोस्टैटिन बनाते हैं। सोमैटोस्टैटिन का काम क्या होता है? सोमैटोस्टैटिन का काम क्या होता है? ग्लूकागोन और इंसुलिन के फंक्शन को कम करना। अगर ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो इंसुलिन और ग्लूकागोन को कम करने का काम होता है, तो आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग hormones is correctly matched with its description या effect? हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन ग्लूकागोन, सही बात है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। हाइपोग्लाइसीमिया करता है? नहीं, वो तो इंसुलिन करता है। हाइपर कैल्सिमिक कैल्सिटोनिन होता है? नहीं, ये हाइपोकैल्सिमिक होता है। एडिसन्स डिसीज कैटेकोलामाइन से होती है? नहीं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स के हाइपोसिक्रेशन से होती है। और कैटेकोलामाइन मेड्यूला में होता है, मेड्यूला में होता है। तो आंसर क्या होगा बेटा? ए। करेक्टली मैच्ड क्या है आपके पास? ए। आगे देखिए 72, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का लाइसिस करना, तोड़ना। ग्लाइकोजिनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनाना। ठीक है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा? जी नहीं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में, और ये काम इंसुलिन करेगा। इंसुलिन ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन नहीं करता, फॉर्मेशन करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ग्लाइकोजिनेसिस इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, और ये इंसुलिन करवाता है। ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज का अपटेक करता है, अपटेक करने के लिए कहता है ना टारगेट टिश्यूज में, और इंसुलिन का ग्लूकोज का अपटेक होने के बाद उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? सी। ठीक है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो 73, डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन की कमी से होता है ये, है ना। डिसऑर्डर है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, जी है। इसमें क्या क्या होता है डायबिटीज मेलाइटस में? बेटा जो सिम्टम बोलो वो डायबिटीज मेलाइटस के हैं। ठीक है, यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, ग्लाइकोसूरिया है, यूरिन का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो पॉलीयूरिया है, मतलब टाइम इंटरवल कम हो गया है यूरिन का, जल्दी जल्दी यूरिन पास आउट हो रहा है, तो पॉलीयूरिया है। प्यास ज्यादा लगती है, पॉलीडिप्सिया। भूख ज्यादा लगती है, पॉलीफेजिया। कीटोन यूरिया भी इसके अंदर है, कीटोन बॉडीज आपको देखने को मिलेंगे। तो सब सिम्टम्स डायबिटीज मेलाइटस के हैं, ये सारे सिम्टम्स डायबिटीज मेलाइटस के होते हैं। नेक्स्ट देखो, water soluble fuels that are normally exported by the liver but overproduced during fasting or diabetes mellitus when not treated. कीटोन बॉडीज बेटा वाटर सॉल्युबल पूछ रहे हैं आपसे, नॉर्मली लिवर से एक्सपोर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन फास्टिंग के टाइम है ना, ग्लूकोज इंटेक नहीं हो रहा सेल्स के अंदर, या डायबिटीज मेलाइटस है, ग्लूकोज नहीं मिल रहा सेल्स के अंदर, तो जो ये है कीटोन बॉडीज एज इट इज रह जाएंगी वहां पे, और ये क्या करेंगी? कीटोन यूरिया करेंगी फिर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? सी। आंसर क्या आएगा? सी। आगे देखो 75, मैच द फॉलोइंग आपको करना है, हॉर्मोन्स और उनसे होने वाली डिसीजेस से। इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज, होता है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है जी। एडीएच की कमी से होता है डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, नहीं दे रखा अभी हमको। जो कॉर्टिकोइड्स हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, उनके हाइपोसिक्रीशन से होती है एडिसन्स डिसीज। ग्रोथ हार्मोन मिडिल एज में इसके हाइपर सिक्रीशन से होती है एक्रोमेगाली। थायरोक्सिन हाइपोथायरॉयडिज्म से आपको देखने को मिलेगा गॉइटर, जो आयोडीन की कमी से होता है ना। तो 5 है, फिर 4 है, फिर 1 है, और फिर 3 है।
तो आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। अब तो हम ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुके हैं ना, तो हमें ये डिसऑर्डर्स याद हो गए होंगे। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 76। The dash are oval glands present in the scrotum and serve to secrete the hormones dash. कौन है स्क्रोटम में जी? टेस्टिस है। कौन सा हार्मोन बना रहे? टेस्टोस्टेरोन बना रहे। कौन सा हार्मोन बना रहे? टेस्टोस्टेरोन बना रहे। क्वेश्चन 77 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेस्टिस? टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्म बनेगा, टेस्टोस्टेरोन भी बनेगा। यहाँ नन होना चाहिए था बेटा, और आंसर नन होना चाहिए था। कुछ भी ऐसा नहीं है जो फंक्शन ना हो, सारे ही फंक्शन है, सारे ही फंक्शन टेस्टिस के हैं। आगे देखो 78, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सेल या टेस्टिस का इनकरेक्टली मैच्ड है, अपने फंक्शन से इनकरेक्टली मैच्ड है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, होता है। सस्टेंटिकुलर सेल्स, बेटा सर्टोली सेल्स का ही दूसरा नाम है, कंफ्यूज मत होना। सस्टेंटेक्युलर सेल्स या सस्टेंटेक्युलर सेल्स सर्टोली सेल्स ही होते हैं। क्या ये एफएसएच का सिक्रीशन कर रहे हैं? जी नहीं। एफएसएच कहां से बनकर आ रहा है? इंटीरियर पिट्यूटरी। ये गलत है, यही आंसर होगा। फिर भी बाकी ऑप्शन देख लो। लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, सर्टोली सेल्स नरिशमेंट का काम करता है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। आगे देखो, टेस्टिस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट टेस्टिकुलर हार्मोन के बारे में करेक्ट है? यानी टेस्टोस्टेरोन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। एलएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नहीं आता, यही गलत हो जाएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी से बनकर आता है। टेस्टोस्टेरोन सप्रेस द सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बाय पॉजिटिव फीडबैक। नहीं बेटा, टेस्टोस्टेरोन जरूर एलएच का रिलीज कम करता है, पर नेगेटिव फीडबैक देगा तब तो सप्रेस करेगा ना, पॉजिटिव फीडबैक से थोड़ी सप्रेस कर पाएगा, तो ये गलत है। एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन सस्टेंटिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाने के लिए। बेटा याद रखना, एलएच एंड्रोजन्स बनवाएगा इंटरस्टिशियल सेल से, उसको रिसीव कहां पर करना है? आपके स्पर्म्स के सेल्स में या सर्टोली सेल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो आपका जो सस्टेंटिकुलर सेल्स है वो बनाता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, पर एफएसएच के रिस्पॉन्स में, टेस्टोस्टेरोन के रिस्पॉन्स में नहीं। टेस्टोस्टेरोन को तो वो रिसीव करता है, उसके रिस्पॉन्स में एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं बनता, नहीं बनता। टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। जी हाँ, टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस स्टिमुलेट करेगा या स्पर्मेटोजेनेसिस भी करवाएगा, वो बात ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है ना, क्वेश्चन नंबर 80। द फंक्शंस ऑफ इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन्स कौन बनाते हैं? आपके सर्टोली सेल्स ही बनाते हैं। जब एफएसएच सर्टोली सेल्स के ऊपर काम कर रहा है ना, सर्टोली सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहे हैं, उसको रोकना है एफएसएच को, तो वो इनहिबिन बनाएगा उसका नेगेटिव फीडबैक देने के लिए। तो इनहिबिन का काम क्या है? एफएसएच का सिक्रीशन उसको इनहिबिट करवाना है, आंसर होगा ए। उसको एफएसएच का सिक्रीशन इनहिबिट करवाना है, आंसर होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 81। व्हिच ऑफ द गिवन सेट्स ऑफ ऑर्गन रिप्रेजेंट द मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स? मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में आपके पास सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगा। टेस्टिस हो नहीं सकता बेटा, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये फीमेल में है, तो आंसर वैसे भी एलिमिनेशन से सी होगा, है ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, और डी जो है वो फीमेल्स में है। आगे देखो, द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम। इनफंडिबुलम से जो टेस्टिस है वो बिफोर चाइल्ड बर्थ ही स्क्रोटम में जो है डिसेंट कर जाता है, और कौन से हार्मोन की मदद से ये करते हैं? अगेन टेस्टोस्टेरोन ही चाहिए इसके लिए भी, सेम हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट देखो, द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन ह्यूमन मेल इज या आर। टेस्टोस्टेरोन का क्या क्या फंक्शन है? मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जी हाँ। मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जी हाँ, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। प्रोटीन ब्रेकडाउन टेस्टोस्टेरोन नहीं करेगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन टेस्टोस्टेरोन नहीं करेगा। आगे देखो, असर्शन रीजन आ रहा है आपके पास, ह्यूमन मेल्स में एलएच स्पर्म प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एलएच इंटरस्टिशियल सेल्स को कहेगा टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, उससे स्पर्म प्रोडक्शन होगा, उससे स्पर्म प्रोडक्शन होगा, तो ठीक है, इनडायरेक्टली ये ठीक है। एफएसएच एंड टेस्टोस्टेरोन इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करते हैं एबीपी बनाने के लिए, नहीं। पहली बात, इंटरस्टिशियल सेल्स एबीपी या एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं बनाता, सर्टोली सेल्स बनाते हैं, तो ये गलत है। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, आंसर सी होगा। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, आंसर सी होगा। आगे देखो 85। एंड्रोजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिबिडो इन बोथ ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल। सोर्स ऑफ एंड्रोजन इन ह्यूमन फीमेल, बेटा एंड्रोजन मेल में कौन बना रहा है? आपके इंटरस्टिशियल सेल्स बना रहे हैं। फीमेल्स में भी एंड्रोजन बनते हैं, देखो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो ओवरीज में बन रहे हैं, ठीक है। कुछ और एंड्रोजेनिक हार्मोन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स में, जो जोना
रेटिकुलरिस है, सेक्स हार्मोन, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बना रही है, वहां से एंड्रोजन्स बनते हैं। तो फीमेल बॉडी में एंड्रोजन्स का एक इंपॉर्टेंट सोर्स एड्रिनल कॉर्टेक्स है, याद रखना। एंड्रोजन स्पेसिफिकली पूछा है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ हार्मोन इज नोन एज फीमेल सेक्स हार्मोन्स। फीमेल सेक्स हार्मोन बेटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। गोनाडोट्रोपिन्स एफएसएच एलएच है, सेक्स हार्मोन्स ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 87, मैच द फॉलोइंग आपको करना है। फॉलिकल्स की डेवलपमेंट तो एफएसएच करता है, आपको पता है, ओवेरियन फॉलिकल्स की। अच्छा, ओवेरियन फॉलिकल से रिलीज क्या होगा, ईस्ट्रोजन होगा जी। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाएगा। मेमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट प्रोलैक्टिन करेगा। ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर एलएच करेगा ओव्यूलेशन से पहले, है ना। तो 4 1 2 3 यानी कि बी, आंसर क्या हो जाएगा, बी। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 88, अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, सबसे टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कॉर्पस ल्यूटियम है। ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर के बाद बचे हुए सेल्स में से बनता है और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, तो काफी टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड ये है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89, which of the following statement is incorrect about the effects and regulation of female sex hormones। गलत जो है वो आपको बताना है। Ovarian and uterine cycles are under the regulation of gonadotropin releasing hormone, सही बात है। GnRH gonadotropins को भेजेगा तो पूरी ये menstrual cycle चलेगी, सही बात है। फीमेल्स में FSH फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाता है, सही बात है। ओवरियन फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन बनाते हैं FSH और LH के इन्फ्लुएंस के अंदर, सही बात है। ईस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरियन फॉलिकल्स इज कन्वर्टेड इनटू प्रोजेस्टेरोन, नहीं, प्रोजेस्टेरोन अलग रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन को प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट किया नहीं जाता, ये इनकरेक्ट है, आंसर डी होगा। यही इनकरेक्ट है, आंसर डी होगा। आगे देखो, which of the following hormone regulate the formation of corpus luteum and stimulate it to release hormone LH। ओव्यूलेशन किसने करवाया, LH। ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन कौन करेगा, LH। उसमें से प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन के लिए LH, सब काम किसके पास आएगा, LH। 91 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरोन। अब तो हम 3-4 बार रिवाइज कर चुके हैं, प्रोजेस्टेरोन। आगे देखो 92, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत बताना है, इनकरेक्ट बताना है। टेस्टिस इन ओवरी फंक्शन एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, जी हाँ। ओवरीज थोरैसिक कैविटी में है, नहीं, एब्डोमिनल कैविटी में, इनकरेक्ट तो मिल गया आपको। ओवरी ओवम बनाती हैं, दो तरीके के स्टेरॉइड हार्मोन बनाती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओवरी में बहुत सारे ओवरियन फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू है, सही बात है, तो इनकरेक्ट बी ही है बेटा, क्योंकि थोरैसिक नहीं, एब्डोमिनल कैविटी, थोरैसिक नहीं, एब्डोमिनल कैविटी। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिनर्जिस्टिक टू ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, मतलब उसका काम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जैसा ही है। इसमें से कौन हो सकता है, ये चार आपको दिख रहे हैं, इसमें से कौन ग्रोथ हार्मोन वाला काम करेगा बेटा, इसमें से कौन सा ग्रोथ हार्मोन वाला काम कर सकता है, ईस्ट्रोजन। फीमेल की ग्रोथ करवाता है, फीमेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की ग्रोथ कराता है और फीमेल की बॉडी की भी ग्रोथ कराता है ना। तो ईस्ट्रोजन जो है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ में मदद कर रहा है, तो सबसे ज्यादा सिनर्जिस्टिक जो होगा ना वो ईस्ट्रोजन ही होगा यहाँ, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94, आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल्स इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। बचे हुए रप्चर्ड फॉलिकल्स क्या बनाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, ये तो ऑप्शन में नहीं है। कैलोसम नहीं होगा, ग्राफियन फॉलिकल नहीं होगा, एफएसएच तो बिल्कुल भी नहीं, फॉलिकल्स में से एफएसएच और एलएच नहीं आता, प्रोजेस्टेरोन आता है बेटा, आंसर कॉर्पस ल्यूटियम होता है। कॉर्पस ल्यूटियम वो बाद में एल्बिगेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक अलग ऑप्शन ई बना लो, वो आपका आंसर है, वो आपका आंसर है, ठीक है, ल्यूटियम होता है। आगे देखो, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एंड मेंटेन एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड ओवम, ये सब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ के आए हैं, इसीलिए मैं थोड़ा क्विकली ले रही हूँ। कौन सा हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम मेंटेन करता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। आगे देखो असर्शन रीजन है, कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, बिल्कुल हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट फीमेल सेक्स हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन बना रहा है, फीमेल सेक्स हार्मोन बना रहा है, सही बात है, इसीलिए वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये करेक्ट भी और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि इसीलिए वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए आपका फीमेल सेक्स हार्मोन भी बनाता है। तो आंसर क्या होगा, ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 97, ANF, ये हम फिर से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में करके आए हैं। कौन सिक्रीट करता है इसको, एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट,
इट हैज जस्ट अपोजिट फंक्शन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय जोना ग्लोमेरुलोसा। आपका जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट क्या कर रहा है? मिनरलोकॉर्टिकोइड सिक्रीट कर रहा है। आप सीधा आंसर तो उससे भी कर सकते थे कि मिनरलोकॉर्टिकोइड एल्डोस्टेरोन सिक्रीट कर रहा है, और जस्ट इसके अपोजिट एएनएफ है। अगर आपको नहीं भी पता कि जोना ग्लोमेरुलोसा क्या बनाता है, तो इतना तो हमें पता है कि एएनएफ जो है ब्लड प्रेशर कम करता है और एल्डोस्टेरोन उसको इंक्रीज करता है। जीएफआर भी बढ़ाता है, प्रेशर भी बढ़ाता है, एल्डोस्टेरोन एक्सक्रीटरी सिस्टम में करके आए थे। तो वहां से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आंसर क्या होगा? बी। आगे देखिए, मैच करना है, दो कॉलम दे रखे हैं, हमको मैच करना है ना। अभी थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटा, बिकॉज हमें करेक्ट आंसर के साथ साथ स्पीड भी सही रखनी है ना। प्रोजेस्टेरोन की अगर मैं बात करूं, इसका क्या काम है? मेमोरी ग्लैंड्स में एल्वियोली का डेवलपमेंट। देखो, एल्वियोली का फॉर्मेशन प्रोजेस्टेरोन करता है, मिल्क फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन करता है, मिल्क इजेक्शन ऑक्सीटोसिन करता है। ये हमको याद रखना है ना। एएनएफ क्या करता है? ब्लड प्रेशर कम। एरिथ्रोपोइटिन किडनी से ही बनता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। रिलैक्सिन जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को एक बार इनिबिट करता है। वैसे तो ये प्यूबिक मसल्स को रिलैक्स करता है, एक्चुअल फंक्शन तो यही है, ओवरी से रिलीज होता है और उसको रिलैक्स करता है। तो आंसर क्या होगा? 3 4 2 1, यानी कि सी, यानी कि सी। आगे देखें, एएनएफ का काम क्या है? ब्लड प्रेशर कम करना, वैसोडाइलेशन करवाना। और ये तब सिक्रीट होता है जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा होता है, और जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा होता है ये तब सिक्रीट करता है, और इसका काम क्या है? ब्लड प्रेशर कम करना। आगे देखो, आगे देखो, गैस्ट्रिन, ये आपके स्टमक के अंदर जो जी सेल्स हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के, वो सिक्रीट करते हैं। सिक्रेटिन, ये ड्यूडेनम में एस सेल्स होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं, पैनक्रेटिक सिक्रीशन इंक्रीज करते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन, ये आपके पास आई सेल्स होते हैं ड्यूडेनम में, वो सिक्रीट करते हैं, जो बाइल का सिक्रेशन, पैनक्रियास का सिक्रेशन दोनों का करते हैं। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये ड्यूडेनम में के सेल्स होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं। तो ये 4 पेप्टाइड हार्मोन है, बिल्कुल। इनको कौन सिक्रीट कर रहा है? एक हार्मोन स्टमक का है, बाकी 3 स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं। तो आंसर क्या होगा? जीआई ट्रैक्ट, कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सेल्स इसको सिक्रीट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि सारे स्टमक के नहीं है, सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के नहीं है। आंसर सी होगा, पैनक्रियास का तो एक भी नहीं है। आगे देखो, आपको रॉन्ग मैच, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड विद इट्स फंक्शन, और बाद में दे रखा है करेक्ट ऑप्शन चूज करने को। ये ऐसा कैसा क्वेश्चन, ये ऐसा कैसा क्वेश्चन है? एक बार रॉन्ग बोला और दूसरी बार मैच करने को बोला। अच्छा चलो देखते हैं। गैस्ट्रिन आपको पता है, स्टमक के ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं इसको। इसका काम है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन इंक्रीज करना। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन कम करता है ना, के सेल्स बनाते हैं, गैस्ट्रिक का सिक्रीशन कम करने का काम करता है। सिक्रेटिन जो है वो पैनक्रेटिक जूस का सिक्रीशन करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो पैनक्रियास के साथ साथ बाइल जूस का भी सिक्रीशन करता है। तो आंसर क्या होगा आपके पास? 3 1 2 3 1 4 और 2, 4 और 2, यानी कि ए, यानी कि ए। आंसर क्या होगा? ए। आगे देखो, 102, आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड नहीं, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज बाय प्रोजेस्टेरोन। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन है, ठीक है जी, तो ये तो गलत है जी, आपको करेक्ट बताना है। मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, इट रेगुलेट्स द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, ये सही है। प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं, ये काम ईस्ट्रोजन का है, प्रोजेस्टेरोन का नहीं है। एएनएफ वेंट्रिकल की वॉल से रिलीज होता है और ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का काम करता है, नहीं डिक्रीज करने का काम करता है। आंसर बी होगा, आंसर बी होगा, करेक्ट आंसर बी होगा। आगे देखो, 103 असर्शन रीजन आपको दे रखा है यहाँ पे। Hormones are also secreted by tissues that are not endocrine gland, है ना, नहीं है endocrine gland, pancreas, testis, ovary, उनसे भी secrete हो रहा है, ठीक है। किडनी सिक्रीट दी हार्मोन एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, जी नहीं, हार्ट की मसल्स करती हैं। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। आगे देखो, असर्शन रीजन, ड्यूडेनम सर्व्स एंडोक्राइन फंक्शन एंड सिक्रीट सिक्रेटिन हार्मोन। अभी आपने देखा ड्यूडेनम करता है, सही बात है। गैस्ट्रिन हार्मोन फ्रॉम द म्यूकोसा ऑफ स्टमक स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, बिल्कुल सही बात है, पर ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। सिक्रेटिन ड्यूडेनम से सिक्रीट हो रहा है, गैस्ट्रिन स्टमक से सिक्रीट हो रहा है, बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, है ना। तो आंसर क्या होगा? बी। हैं दोनों करेक्ट, बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आंसर क्या होगा? बी। आगे देखो, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर क्या आएगा आपके पास? 105। 105। ठीक है। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन आपको बताना है। कौन सा हार्मोन यहाँ पर आपके पास पॉलीपेप्टाइड है? स्टेरॉइड, आइडोथायरोनिन और अमीनो एसिड डेरिवेटिव। अमीनो एसिड डेरिवेटिव एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन होता है। ठीक है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन होता है। स्टेरॉइड हार्मोन्स आपके पास आइडोथायरोनिन्स T3 T4। स्टेरॉइड आपके पास क्या है बेटा? स्टेरॉइड आपके पास कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोल, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन है। सेक्स हार्मोन्स स्टेरॉइड इन नेचर है ना? है ना? ठीक है। अच्छा, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड में आपके पास क्या आ जाएंगे? पिट्यूटरी, पैनक्रिएटिक, ये सब पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड है। और आइडोथायरोनिन्स में आपके पास क्या है? T3 और T4। T3 और T4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 3 2 1 यानी कि बी। बी आंसर क्या हो जाएगा? बी। 4 3 2 1। देख लो एक बार यहाँ पे, देख लो दोबारा से, आंसर क्या होगा? बी। आगे देखो 106। स्टेरॉइड हॉर्मोन्स इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ टारगेट सेल सब्सटेंसेस इन विच मैनर। अब स्टेरॉइड हार्मोन है तो ये सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनाएंगे, मेम्ब्रेन प्रोटीन से नहीं जुड़ेंगे, ये सीधा अंदर जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शन को रेट बढ़ाते हैं या कम करने का काम करते हैं। तो ये जो है ट्रांसक्रिप्शन के साथ ही रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 107। व्हाई डू सम हॉर्मोन्स फर्स्ट मैसेंजर नीड टू ट्रिगर अ सेकेंडरी मैसेंजर टू एक्टिवेट अ टारगेट सेल। कि क्यों सेकेंडरी मैसेंजर बनाना पड़ता है पहले प्राइमरी मैसेंजर को? क्योंकि फर्स्ट मैसेंजर को एटीपी का एक्टिवेशन चाहिए? नहीं, क्योंकि फर्स्ट मैसेंजर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं क्रॉस कर सकता था, तो उसको एक सेकेंडरी मैसेंजर बनाना पड़ेगा अपनी इंफॉर्मेशन आगे लेके जाने के लिए। आंसर क्या होता है बेटा? बी। आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, बिकॉज वो क्रॉस नहीं कर सकता सेल मेम्ब्रेन, इसलिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 108। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ हार्मोन इज इनकरेक्टली मैच्ड? इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है, कोर्टिसोल स्टेरॉइड है बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं, सारे हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं। आइडोथायरोनिन में T3 T4 थायराइड के हार्मोन आ जाएंगे। अमीनो एसिड डेरिवेटिव में एपिनेफ्रिन आता है, ऑक्सीटोसिन नहीं। एपिनेफ्रिन आता है, ऑक्सीटोसिन नहीं। 109 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ हार्मोन इज वाटर इनसॉल्युबल, यानी फैट सोल्युबल पूछ रहे हैं आपसे। फैट सोल्युबल कौन होंगे? स्टेरॉइड। फैट सोल्युबल कौन होंगे? स्टेरॉइड। सीधा सीधा आंसर क्या होगा? डी। इनमें से कौन सा हार्मोन एक सेकेंडरी मैसेंजर है? CAMP, IP3, कैल्शियम, तीनों तीनों ही सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। CAMP, IP3, कैल्शियम, DAG, ये सब सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जांपल्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट एक्ट बाय अ सेकेंडरी मैसेंजर? सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत किसको नहीं पड़ेगी? जो एक स्टेरॉइड हार्मोन है। इसमें से स्टेरॉइड हार्मोन कौन है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। सेक्स हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब। तो आंसर क्या होगा? डी। आगे देखो 112। विच ऑफ द गिवन सेट्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट या रिलीज ओनली वाटर सॉल्युबल हार्मोन? इसमें से किसके पास सिर्फ वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होंगे? अच्छा, चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। थायराइड वाले हटा दो, क्योंकि थायराइड आपको पता है आइडोथायरोनिन स्टेरॉइड होता है ना। तो जहां आपके पास थायराइड आ रहा है उसको हटा दो, जहां थायराइड आ रहा है उसको हटा दो। अब पैराथायराइड के साथ पीनियल है और पैराथायराइड के साथ पैनक्रियास है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द गिवन सेट्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज ओनली वाटर सॉल्युबल हॉर्मोन्स? बेटा अब यहां पर मुझे लग रहा है जो करेक्ट आंसर है वो पीनियल होगा, पीनियल जाना चाहिए। पैनक्रियास कंपोजिट ग्लैंड है ना, तो ओनली हॉर्मोन्स तो वैसे ही ओनली वर्ड उसके साथ नहीं आना चाहिए, उसके पास एंजाइम्स भी हैं। तो करेक्ट यहाँ पर बी जाएगा, करेक्ट यहाँ पर बी जाएगा। आगे देखो 113। एपिनेफ्रिन बहुत बार रिवाइज करवा चुकी हूँ, हर एक क्वेश्चन में हम बार बार देख रहे हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। एपिनेफ्रिन कौन सा डेरिवेटिव है आपके पास? अमीनो एसिड से बना हुआ डेरिवेटिव है। ठीक है, आगे देखो। विच ऑफ द गिवन हार्मोन इज इनकरेक्टली मैच्ड विद इट्स सोर्स ऑफ अमीनो एसिड? ये कुछ हार्मोन्स हैं जो अमीनो एसिड से बने, आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। बेटा ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट जो है यहीं पर रिवाइज कर लो, ठीक है, आपके काम ही आ सकता है ना। अच्छा, तो एक चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरोटोनिन और मेलेटोनिन ये दोनों ट्रिप्टोफैन से बनते हैं। सेरोटोनिन और मेलेटोनिन दोनों टोनिन ट्रिप्टोफैन से बनते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। H से हिस्टामिन, H से हिस्टिडीन, हिस्टिडीन से बनता है। और जो एपिनेफ्रिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव है वो टायरोसिन से बनता है, वो टायरोसिन से बनता है। बस ये चार याद रख लो, सेरोटोनिन और मेलेटोनिन ट्रिप्टोफैन से बनते हैं, हिस्टामिन हिस्टिडीन से बनता है, एपिनेफ्रिन टायरोसिन से बनता है। तो इनकरेक्ट क्या होगा? डी।
नेक्स्ट देखो, अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन किसका सिंथेसिस करता है? किसका सिंथेसिस करता है? मेलेटोनिन और सेरोटोनिन का। अभी मैंने आपको बताया मेलेटोनिन और सेरोटोनिन को ट्रिप्टोफैन बनाता है, टायरोसिन एपिनेफ्रिन बनाता है, हिस्टिडिन हिस्टामिन बनाता है। आगे देखो, which of the following statement correctly differentiate the transport of water soluble and lipid soluble hormones in the blood? अच्छा, अब ब्लड की बात करें बेटा, टारगेट सेल की बात नहीं करें, क्वेश्चन ढंग से देखो, ब्लड पूछ रहे हैं आपसे। Most of the lipid soluble hormones are bound to transport protein. Most of water soluble hormones are bound to transport protein. Transport protein enhance the rate of hormone loss in urine. Transport protein are synthesized in muscles. जब हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में प्लाज्मा है, वाटर कंटेंट है, आपको पता है। लिपिड आपका हाइड्रोफोबिक होता है, आपको पता है। तो जब उस लिपिड सोल्यूबल हार्मोन को ब्लड में मिक्स होके जाना है बेटा, उसको कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है और उसको ब्लड में जाना है ना, तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। अपने टारगेट सेल पर पहुंचने के बाद वो मेम्ब्रेन में सीधा ट्रांसपोर्ट कर लेगा, क्योंकि वो लिपिड सोल्यूबल है और मेम्ब्रेन आपकी लिपोफिलिक होती है। लेकिन जब तक ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन है तब तक उस लिपिड सोल्यूबल हार्मोन को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा क्वेश्चन था ना, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे देखो, इसको मार्क कर लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 117, रिसेप्टर फॉर प्रोटीन हॉर्मोन्स आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन। जो प्रोटीन्स के हॉर्मोन्स है उसका रिसेप्टर सेल सरफेस पे होगा, सेल सरफेस पे होगा, क्योंकि वो पास नहीं कर सकता मेम्ब्रेन को। आगे देखो 118, which of the given statement is correct about mechanism of water soluble hormones? अच्छा जी, hormones bind to their cytoplasmic receptor present in the target cell, गलत। सेल सरफेस पे अंदर साइटोप्लाज्म में नहीं जाएंगे। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ऑल्टर्स द जीन एक्सप्रेशन। हार्मोन सर्व एज फर्स्ट मैसेंजर एंड कॉज द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, सही बात है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सीधा जीन एक्सप्रेशन ऑल्टर नहीं कर सकता। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तो पहले सेकेंडरी मैसेंजर बनाएगा, सीधा ऑल्टर नहीं कर सकता, ये गलत है। न्यूली फॉर्म प्रोटीन प्रोड्यूस अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट जरूर होगा बेटा, बट वो चेंज करेगा प्रेजेंट सेल्यूलर मशीनरी को, है ना। जरूरी नहीं है कि न्यूली फॉर्म प्रोटीन ही बने, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास करेक्ट आंसर सी होगा, मोस्ट करेक्ट आंसर आपके पास सी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सर्व एज द सेकंड मैसेंजर इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन। सेकेंडरी मैसेंजर इनमें से कौन है? सीएएमपी, सीएएमपी, डीएजी, आईपी3, कैल्शियम, ये सब सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। आगे देखो, फॉलोइंग इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन। इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्टली लेबल्ड है? तो ये जो है आपके पास, सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो, आपका हार्मोन आएगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो पहला हार्मोन नहीं है, हार्मोन रिसेप्टर नहीं है, हार्मोन है। सेकंड आपके पास हार्मोन रिसेप्टर है, उसके रिस्पॉन्स में आप एक सेकेंडरी मैसेंजर बनाते हो, ये सही है। वो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से फाइनली एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है। तो बेटा यहाँ पर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है। सेकेंडरी मैसेंजर है और वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स बनाता है, दो ऑप्शंस करेक्ट है। आगे देखो, फॉलोइंग इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। तभी तो वो पूरा अंदर गया, स्टेरॉइड हार्मोन सेल के अंदर गया और वहां पर उसने कॉम्प्लेक्स बनाया। तो वन हार्मोन है, सेकेंड मैसेंजर यहाँ पर होता नहीं है। पहला हार्मोन है, थर्ड न्यूक्लियस है, बिल्कुल सही बात है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। सेकेंड आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, जी हाँ। और फोर्थ आपका डीएनए है, फोर्थ आपका डीएनए है, नहीं डीएनए तो ये रहा ना जो जीनोम आपको बताया हुआ है। फोर्थ उसके ट्रांसक्रिप्शन से बनने वाला आरएनए है, एमआरएनए, जो आगे प्रोटीन बनाएगा, जो आगे प्रोटीन बनाएगा। तो बी करेक्ट है, बी करेक्ट है, सेकेंडरी मैसेंजर स्टेरॉइड वाले में होगा नहीं। असर्शन रीजन देखो जरा यहाँ पे, एल्डोस्टेरोन कैन डिफ्यूज फ्रीली थ्रू द लिपिड बाइलेयर। एल्डोस्टेरोन एड्रेनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, स्टेरॉइड होता है, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन लिपिड सॉल्युबल है। तो करेक्ट भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यही बताया ना आपको कि लिपिड हार्मोन पास कर सकते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन पास कर सकते हैं, वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, और एल्डोस्टेरोन भी एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है। आगे देखो असर्शन रीजन, रिसेप्टर्स फॉर स्टेरॉइड हार्मोन आर प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस, जी नहीं। रिसेप्टर फॉर प्रोटीन हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जी नहीं। दोनों गलत है, दोनों गलत है, उल्टे लिखे हुए हैं बेटा, उल्टे लिखे हुए हैं, है ना। स्टेरॉइड के न्यूक्लियस में होते हैं और प्रोटीन के सेल सरफेस पे होते हैं। आगे देखो 124, असर्शन रीजन आ रहा है फिर से, सीएएमपी सेकेंडरी मैसेंजर है प्रोटीन हार्मोन्स के लिए, सही बात है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, बिल्कुल सही बात है, पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर बी होगा। स्टेटमेंट दोनों सही है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर बी होगा।
और यहाँ पर अपना केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, बट एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो हमने यहाँ पर अभी किया था। हमने क्वेश्चन किया था डायरेक्ट कंट्रोल में, एक बार उसको हम दोबारा देख लेते हैं बेटा। ये वाला 17th क्वेश्चन एक बार दोबारा देखो। हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पर ये मेरे दिमाग में रह रहा था और कोई ना कोई बोलेगा भी वैसे भी। अच्छा कौन सा इसमें से करेक्ट है? देखो, सोमैटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस से आता है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाते हैं, हाइपोफाइजियल हाइपोपोर्टल सिस्टम से जाते हैं। जी हाँ। क्या इंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है? डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन तो नर्व एंड या एक्सोन का एंड इंटीरियर पिट्यूटरी तक जाना चाहिए था, पर डायरेक्ट नहीं है। वो हार्मोन ब्लड में आते हैं और पोर्टल सिस्टम से आता है। डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। पूरा एक्सोन का एंडिंग, आप ये डायग्राम देखो, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का डायरेक्ट एंडिंग जो आ रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रहा है। पर एंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल नहीं है, वो वहां से हार्मोन बनाकर आगे भेज देती है ना। तो वो इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, मुझे पहले भी यही लग रहा था। तो ये जो है इसको आप इनकरेक्ट करो और टोटल जो करेक्ट है वो दो होंगे, ये ज्यादा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे था कि लास्ट में एक बार इसको मैं करेक्ट करवा दूंगी आप लोगों को। यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। लिख देना कमेंट सेक्शन में कि केमिकल ऑल्सो डन। एक और चैप्टर आपने कर लिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कॉन्फिडेंस भी बढ़ना चाहिए। क्वेश्चंस जो नहीं आते उनको हम रिवाइज कर लेंगे इस चैप्टर में। मैं एक आपको डिस्क्लेमर दे दूं पहले। डिस्क्लेमर तो क्या, एंड हो गया तो, लेकिन आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले होंगे जो आपने डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं देखे होंगे, तो घबराना मत। ये घबराने के लिए नहीं है, ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये घबराने के लिए नहीं है बेटा, ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए है ना। तो आप सॉल्व करो। जो नहीं आता था आपने यहाँ पर सीख लिया। जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से हुए बहुत बढ़िया। जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपसे नहीं हो पाए और नहीं याद हो पा रहे तो छोड़ देना, हो पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। प्रैक्टिस करते रहो, सॉल्व करते रहो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में लिख देना कि केमिकल आपने कर लिया, आपके अपने कॉन्फिडेंस के लिए कि धीरे धीरे टिक मार्क लगता जा रहा है एक एक स्टेप पे, है ना। तो कीप लर्निंग। हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।